पायल गेमिंग का एक एआई जनरेटेड वीडियो वायरल हुआ। ऐसा जो कंटेंट है सबसे जल्दी यही वायरल होता है। एक समस्या ये देखने को मिलती है, एक लड़की कहती है जी मेरे को कमेंट कर रहा है मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, बड़े गंदे गंदे। उन कमेंट्स के चक्कर में मेरी जो अब की लाइफ है, जो प्रेजेंट लाइफ है, वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। इतना सिक्योर्ड है व्हाट्सएप, उसके बाद भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इस तरीके के स्कैम इन्हीं से सर्कुलेट हो रहे हैं। ये बहुत अजीब बात है। ये थोड़ी है कि मार्क जुकरबर्ग की दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी है, हो सकता है उससे ज्यादा इंटेलिजेंट फ्रॉड कर रहा हो। एम्स दिल्ली पे अटैक कर दिया, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक कर दिया, सोनी पिक्चर पे अटैक कर दिया, $100 मिलियन का लॉस। उसी गेमिंग एप्लीकेशन में जो लड़की बड़ी होती है, कॉलेज जाती है, उसके दोस्त बनाती है, कोई और 4 लोग खेल रहे थे, वो लोग मिलकर उसका करते हैं। इस तरीके से वो फील करती है कि जो गेमिंग एप्लीकेशन में जो अवतार बनाया था उसका जो रेप हुआ, उसको लगा कि ये मेरे साथ रेप हो रहा है, इसको वर्चुअल रेप कहा गया। कि अरे मम्मी मैं यहाँ फंस गई हूँ और यहाँ पे मुझे पैसे देने हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया। माता पिता को इस चीज से बचाने के लिए आप क्या एडवाइस देंगे उनको? सबसे पहले मेरी एक दोस्त की इंस्टाग्राम रील पे कोई बार बार गंदे कमेंट कर रहा है और पिछले महीने मेरे एक दोस्त के साथ साइबर स्कैम हो गया। अब इन दोनों को क्या करना चाहिए? इन सवालों का जवाब देने के लिए जो सबसे सही इंसान हो सकता है वो आज हमारे साथ मौजूद है। नमस्ते आदर्श जी, बजर बट्टू में आपका स्वागत है। एक समस्या ये देखने को मिलती है कि कोई लड़की आती है और लड़की कहती है जी मेरे को कमेंट कर रहा है मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, और कमेंट भी बड़े गंदे गंदे, मेरे कोई भी प्रीवियस इंसिडेंट उसके साथ हुए, उनकी डेट्स बता रहा है कि मैं कहाँ घूमी, क्या घूमी। और वो कमेंट्स हैं, क्योंकि वो रात दिन तो देख नहीं सकती उन कमेंट्स को कि कौन है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, मेरी फेक आईडीज बना के कर रहा है कमेंट। और उन कमेंट्स के चक्कर में मेरी जो अब की लाइफ है, जो प्रेजेंट लाइफ है, वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स को पता लग गया कि तेरे साथ प्रीवियस इंसिडेंट्स ये हुए। अब इन चीज़ों को कैसे रोकें? तो इसके लिए एक तो जो कमेंट ऑफ करना और ये समाधान तो है ही है, इसके साथ साथ फेक आईडीज बना लेना, फेक आईडीज पे फ्रेंड रिक्वेस्ट है वो सब करना, सबका एक सॉल्यूशन है, एकमात्र सॉल्यूशन है इंस्टाग्राम ग्रीवियंस ऑफिसर। कहानी ये है कि जब ये सोशल मीडिया कंपनीज भारत में आई तो अब जो जेनजीज की जो कैटेगरी है ना, वो 97 वाले के बाद वाले लोगों को जेनजीज बोलते हैं ना। गूगल भी तभी आया, गूगल भी जेनजीज के साथ ही पैदा हुआ, फिर फेसबुक आया, फिर इंस्टा, व्हाट्सएप, ये सब चीज़ें आए। तो तब तक तो कोई कानून था ही नहीं, 2020 तक स्पेसिफिक कोई कानून नहीं था इन सोशल मीडिया साइट्स के लिए। 2021 में कानून बना दिया गया इंटरमीडिएरी रूल्स। और इंटरमीडिएरी रूल्स में क्या कहा? इंटरमीडिएरी रूल्स में ये कहा जी कि अगर हमारे देश में धंधा करना है किसी भी कंपनी को, तो हमारे देश के कानून को फॉलो करना है। और ये कहा कि इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, इनका कोई एजेंट या ऑफिसर होना चाहिए जिनके पास हमारे देश के बच्चे जाके शिकायत कर सकें। अब ऐसा तो है नहीं कि इनका हेड ऑफिस यूएस में है कि मैं जाऊंगा, मैं यूएस में जाके मेल लिखूं, मेरे को कोई मिल ही नहीं रहा है। तो इनके लिए एक ग्रीवियंस ऑफिसर बना दिया। और ग्रीवियंस ऑफिसर के पास आप सर्च करेंगे इंस्टाग्राम ग्रीवियंस ऑफिसर, आपको एक लिंक आएगी, उसके बाद दिस फॉर्म करके उसको क्लिक करना। उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। आपका अकाउंट हैक हो गया है, आपके अकाउंट पे कोई फेक कमेंट कर रहा है, बुली कर रहा है, हरेस कर रहा है, फेक प्रोफाइल बना ली है, इम्पर्सोनेशन कर रहा है, इन सभी चीज़ों की आप एक कंप्लेंट इंस्टाग्राम ग्रीवियंस ऑफिसर के पास कर सकते हैं। उससे वो कमेंट्स तो हट ही जाएंगे, वो प्रोफाइल हट ही जाएगी। अब 2 रिलीफ चाहिए होते हैं ऐसी परिस्थिति में। एक तो वो कि जो ये काम कर रहा है वो कंटेंट हटाया जाए। दूसरा, जो ये काम कर रहा है उसको पकड़ा भी जाए। ऐसा नहीं, उसको सजा भी तो मिलनी चाहिए उस क्राइम की। तो उसके लिए cybercrime.gov.in, वहाँ पे सोशल मीडिया साइट्स पे अब्यूज़ करने के लिए एक स्पेसिफिक सेक्शन बनाया हुआ है, वहाँ पे जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो उस पर्सन के अगेंस्ट में एक क्रिमिनल कंप्लेंट परमानेंटली रजिस्टर्ड हो जाती है। तो ये तरीके हैं, और ये बेस्ट तरीके हैं, बहुत इंस्टेंट। अगर फेक प्रोफाइल बनाना, आपकी कोई भी वीडियोस वगैरह कोई पब्लिश करना, नॉर्मल वीडियोस भी, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं जी, आपकी कोई वीडियो पब्लिश कर दी इंस्टाग्राम के किसी पर्सन ने, आप उसको फटाफट हटा सकते हो उस इंस्टाग्राम ग्रीवियंस ऑफिसर के पास कंप्लेंट डाल के। अच्छा, ये जो इंस्टाग्राम ग्रीवेंस ऑफिसर है, इसको रीच आउट कैसे करना है? इस तक पहुंचेंगे कैसे? गूगल पे सर्च करना है जी, सिंपल सा है, इंस्टाग्राम ग्रीवेंस ऑफिसर। एड्रेस है इसका गुड़गांव में, जो साइबर सिटी है वहाँ पे डीएलएफ में 18 फ्लोर पे अमृता कौशिक नाम की महिला है, वो इंस्टाग्राम की ग्रीवेंस ऑफिसर है। वहाँ फिजिकली भी जा सकते हैं। आपने देखा कि अभी
रणवीर इलाहाबादिया का और इनका यूट्यूब चैनल हैक हुआ, बहुत सारे लोगों के होते हैं, सब ने ये बता दिया जी हमारा यूट्यूब चैनल हैक हो गया, आके ऑडियंस से सपोर्ट मांग लिया, थोड़ा बहुत आंसू आंसू वाला प्रोग्राम कर लिया। ये बताया किसी ने रिकवर कैसे करवाया? हैक हुआ ठीक है, ये डायरेक्ट मेल करना, ये करना, डायरेक्ट उनके ऑफिस में जाओ ना कि साहब ये परेशानी है हमारे साथ, इसीलिए तो ऑफिस खुलवा रखे हैं उनके भाई। इसलिए थोड़ी है कि भाई इंडिया में आके आप कोई कंप्यूटर पे कोई बहुत बड़ी कोडिंग वगैरह करोगे, वो कोडिंग तो आप वहां बैठ के भी कर लो, यहाँ ऑफिस खोलने का क्या मतलब है आपका? इसीलिए कि आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम लेके जाए तो आपका फिजिकल एड्रेस होना चाहिए और उसका आप सॉल्यूशन करके देंगे। तो यही है कि इन लोगों से संपर्क करने के इनके ऑफिस के फिजिकल एड्रेस हैं, आप जाइए, हैदराबाद में भी इनका ऑफिस है, व्हाट्सएप का भी है, गूगल का भी है, यहाँ भी है, और आप जा सकते हैं। और ये नहीं माने तो फिर कोर्ट तो है ही है, कोर्ट बुला लेते हैं इनको। एक जो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आजकल है इंटरनेट पे, ये सोशल मीडिया पे, वो है डीप फेक, मॉर्फ्ड इमेजेस, कि किसी की शक्ल उठाई और किसी उस पे लगा दी किसी और पे, और उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए क्या करते हैं लोग, ये उसको थोड़ा सा लो क्वालिटी में रखते हैं, थोड़ा ब्लर रखते हैं उसको, ताकि ऐसा लगे कि ये एक्चुअल में एक्सीडेंटली शूट किया गया है और धोखे से शूट किया गया है। और इस तरीके से जो प्रॉब्लम है ये बहुत कॉमन हो चुका है। जैसे बड़े बड़े केसेस भी हमने देखे, जैसे जो एक एक्ट्रेस है मंदाना, रश्मिका मंदाना है, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। अब जो कुछ वीडियोस इंस्टाग्राम पे वायरल होते हैं, तो अगर ये किसी के साथ हुआ है, जब तक वो, जैसे शाम को हुआ ये, अब सुबह वो जाएगा, जब यूट्यूब के, जैसे इंस्टाग्राम के ऑफिसर के पास जाएगा, ग्रीवेंस ऑफिसर के पास, तब तक तो वो वायरल हो चुका होगा, क्योंकि ऐसा जो कंटेंट है सबसे जल्दी यही वायरल होता है, एक दूसरे से लोग लिंक मांगने लग जाते हैं। तो इंस्टेंटली क्या करना चाहिए उसके लिए? पायल गेमिंग का एक एआई जनरेटेड वीडियो वायरल हुआ, लगभग ये बड़ा फेमस सा हुआ था। किसी का भी एग्जांपल ले लेते हैं, अभी पायल गेमिंग का लेटेस्ट केस हुआ है तो उसी का एग्जांपल लेते हैं। तो एक तरीका तो यह है stopncii.org, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अलग अलग मेटा हो गया, गूगल हो गया, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और इन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है कि कंटेंट को हम हटाएंगे अगर इस तरीके की रिपोर्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे आके कोई करता है अपने डेटा को हटाने के लिए। ये तो हो गया एक इंस्टेंट सॉल्यूशन कि आपने उस पूरे प्लेटफॉर्म जितने भी हैं वहां से ये जो NCI stopncii.org ये साइट हटा के देंगे। अब आइए कि हमें सिर्फ हटाना सॉल्यूशन नहीं है, जिसने किया है उसको अरेस्ट भी करना है। अब उसके लिए इसी पायल गेमिंग में हुआ क्या कि महाराष्ट्र पुलिस ने एक FIR दर्ज की, महाराष्ट्र पुलिस ने उसकी जांच की, जांच करने के बाद अभी पायल गेमिंग को अभी लगभग 6-7 दिन पहले, लगभग 10 या 11 तारीख को, 10 या 11 जनवरी को एक सर्टिफिकेट जारी किया कि एक तो AI जनरेटेड वीडियो थी, जिसने इसको पहले पब्लिश किया उसको तो हमने अरेस्ट कर लिया है, इसके साथ साथ जिसने शेयर किया, जिसने लिंक मांगी, जिसने कमेंट किया, सबको बुला रहे हैं। इंटरनेट पे तो सब कुछ अवेलेबल है ना। किसने, अब जो लिंक मांगने वाले हैं, भैया लिंक दे दो, 10 रुपए ले लो, 5 रुपए ले लो, और ये जो है, तो ये लिंक मांगने वाले वहां जा रहे हैं। और अच्छी भी चीज है, कोई उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा का आदमी वैसे तो मुंबई कहाँ जा पाता, इस बहाने मुंबई भी घूम के आएगा, तो वो लोग जा रहे हैं। तो ऐसे ही है, तो ये जो काम है, और इससे एक मतलब मैं तो कहता हूँ जी भारत भ्रमण का मौका मिल रहा है लोगों को। अलग अलग पुलिस, अलग अलग स्टेट की पुलिस से कॉल आ रहा है, अलग अलग, और होते हैं जो साइबर क्रिमिनल्स हैं जो एक करते हैं, एक जैसे किसी पे 10 कंप्लेंट हैं, यही काम करता है, तो 10-12 स्टेट्स की जेल में सैर करके आता है, फिर थड़ी पे जाके स्टोरी सुनाता है लोगों को, वहाँ की जेल का खाना ठीक है, वहाँ की जेल का खाना ठीक है। तो एक तरीका तो ये कि stopncii.org प्लस आपने कंप्लेंट दर्ज करी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए भी अगर आपको लगता है कि पुलिस स्टेशन नहीं जाना आपको, तो इसके लिए आप डायरेक्ट cybercrime.gov.in पे जाके आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो। ये भी एक क्रिमिनल कंप्लेंट है जो कि इन फ्यूचर FIR में कन्वर्ट हो जाती है। FIR इज ओनली द इंफॉर्मेशन, ये भी एक इंफॉर्मेशन है, कन्वर्ट हो जाती है। तो 2 तरीके हैं, 2 तरीके से ये काम हम कर सकते हैं। एक और तरीका, अगर कोई भी सोशल मीडिया साइट्स पे, मान के चलिए इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो पब्लिश हो रही है, आपने इंस्टाग्राम को ग्रीवेंस ऑफिसर के पास जाके बताया जी इसने मेरी डीपफेक वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे पब्लिश कर रहा है, और कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है,
तो आप इंस्टाग्राम के अगेंस्ट में एक रिपोर्ट फाइल कर सकते हो ग्रीवियंस अपील कमेटी में कि सब जो कंपनी है ये इंस्टाग्राम नाम की, मेटा नाम की, आपने कहा तो आपने तो ये कह रखा है हमसे कि हमारे देश का कानून फॉलो करेगी है, क्योंकि इसका सेक्शन 3 सेक्शन 4 जो इंटरमीडिएरी रूल्स हैं उसमें ये लिख रखा है कि 24 आवर में तो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर देना पड़ेगा, 36 आवर में हटाना पड़ेगा, 72 आवर में आपको केस क्लोज करना पड़ेगा, और अगर ये नहीं करते हैं तो आफ्टर 15 डेज यू कैन फाइल एन अपील विद द GAC, ग्रीवियंस अपील कमेटी। तो इन प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट में भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। तो लेट्स से अब अगर आप एक वार्निंग देना चाहें, जो लोग ये डीप फेक बनाते हैं, देखिए हर कोई तो पैसे के लिए नहीं करता है काम। कुछ लोग जैसे जो टीनेजर्स हैं, है ना, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो लोग फन के लिए कर रहे हैं काम। तो उनको आप क्या वार्निंग देना चाहेंगे जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, किसी की नकली इमेज या तो ChatGPT से बना ली, लो क्वालिटी करके उसको वायरल करने की कोशिश की सिर्फ फन के लिए, उनको आप क्या वार्निंग देना चाहेंगे कि उनके साथ क्या क्या हो सकता है? यार देखो, वार्निंग तो क्या, एक सलाह है, क्योंकि ये मेरे से छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। कॉलेज स्टूडेंट हैं तो लगभग छोटे ही हैं। और सलाह ये है कि मतलब जिनके घर खुद के कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते, वो वाली लाइन है कि जो ये काम करते हैं फन के लिए, किसी लड़की को बदनाम करना है, लड़के को बदनाम करना, कहीं ना कहीं घूम के आपके पास आना है, वो कर्मा या रिपीट होना है। और इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति सनकी निकला, कोई व्यक्ति किसी लॉयर या किसी पुलिस के पास चला गया और उसने ठान ली कि जिसने भी ये किया है अरेस्ट करवा के ही मानूंगा, तो आपको अरेस्ट करना बहुत बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है देश की एजेंसी के लिए। कसाब और इन सबको जब अरेस्ट कर सकते हैं सबको, तो आप तो बच्चे हो क्या, AI वेआई और ऐसे ऐसे एक FIR जीवन खराब कर देती है। समाज में इंसल्ट अलग, मम्मी पापा की नज़रों में बिल्कुल ख़त्म। और जो ये काम कर रहा है AI की वीडियो बनाना, ये जेल में भी नहीं रह सकता। जेल में भी थोड़ा हार्डकोर क्रिमिनल ही सरवाइव कर पाता है, क्योंकि इनसे तो झाड़ू लगवाएंगे वहाँ, इनसे तो बेचारों को, बच्चों चलो ठीक है आप बर्तन बड़ी गंदी हालत कर देते हैं छोटे छोटे बच्चों की, तो वहाँ पे भाई मर्डरर टाइप ही सरवाइव कर पाते हैं जेल में भी। ये AI से वीडियो बना रहा है, ये क्या जेल में सरवाइव करेगा? तो उस लायक भी इनकी कंडीशन नहीं है। तो इसलिए ये कि ये नहीं करें तो ज़्यादा ठीक है, अदरवाइज कोई बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो गवर्नमेंट के साथ काम करे, जो ये काम कर रहा है, जो फ्रॉडस्टर है उसको पकड़ने में मदद करे। साइबर सेल्स आजकल हायर कर रही है ऐसे लोगों को, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स को भी पता है कि आजकल की जो जनरेशन है शानदार दिमाग रखती है, शानदार टैलेंट है उनमें, वो चाहती है कि ऐसे टैलेंटेड लोग उनके साथ काम करें। मजा तो क्रिमिनल्स को पकड़ने में है ना, वो काम करो ना आप। और कोई एग्जाम की भी जरूरत नहीं है, साइबर सेल आप जाके ज्वाइन कर सकते हो अगर आप में है वो टैलेंट। तो सबसे आम साइबर क्राइम कौन कौन से हैं? सबसे आम, सबसे कॉमन तो OTP और लिंक स्कैम, ये सब ने हमने सुन रखा है। आज पहली क्लास का बच्चा भी जानता है, पापा से कहता है पापा लिंक पे क्लिक मत करना, खुद समझा रहा है वो फर्स्ट क्लास का बच्चा। तो ये कॉमन तो यही है। इसके बाद हम देखें थोड़ा सा आगे बढ़े, सेक्सटॉर्शन हो गया, आजकल AI जनरेटेड आने लग गए, तो फिशिंग हो गया, फिशिंग भी AI जनरेटेड हो गई। इस तरीके की क्राइम है। और फाइनेंशियल फ्रॉड है, जिसमें सबसे ज़्यादा आदमी, क्योंकि साइबर क्राइम का एक ही ऑब्जेक्ट है, 99% केसेस में ये देखा गया कि होता क्यों है, सिर्फ पैसे के लिए। किसी को परेशान करना, ये करना नहीं है किसी के पास टाइम, सिर्फ पैसा चाहिए। एट द एंड सेक्सटॉर्शन लास्ट पैसा है, क्योंकि पैसे की डिमांड करनी है उसमें भी। फिशिंग पैसा, OTP लिंक APK फाइल, सबका लास्ट ऑब्जेक्ट पैसा है। सारे सबकी जड़ है फाइनेंशियल फ्रॉड होना है आपके साथ। तो अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सिक्योरिटी मेजर्स हो जाए, तो उसके लिए फिर जो कानूनी प्रक्रिया है वही। तो अब एक जैसे अभी बड़ा नया सा है ये कि आपने अगर फोटो डाउनलोड करी, किसी ने आपको फोटो भेजी, फोटो डाउनलोड करते ही आपका फोन हैक हो गया। ऐसे कौन कौन से स्कैम है जिनके बारे में अभी तक लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें भी लोगों को स्कैम में फंसाने में, उनके बैंक अकाउंट को हैक करने में, फोन को हैक करने में हैकर्स को हेल्प कर रही हैं? ऐसे कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं? देखो, ये हर बार तो हर पे होता है। स्कैमर्स को ये पता है कि ह्यूमन मेंटेलिटी क्या है, उन्होंने साइकोलॉजिस्ट भी हायर कर रखे होंगे। अब आपको पता है न्यू ईयर आ गया, सब फैमिली ग्रुप सबके पास है। फैमिली ग्रुप में आपके मेरे सबके फैमिली में 2 4 5 लोग होते हैं जो डेली गुड मॉर्निंग करना उनका काम है। और गुड मॉर्निंग में भी काफ़ी लोग तो वो APK भी भेज देंगे, GIF भी भेज देंगे, इसको डाउनलोड करो आपकी सुबह बहुत शानदार होगी। वो डाउनलोड किया एक दूसरे अंकल ने,
एक अंकल ने भेजा, दूसरे अंकल ने डाउनलोड किया, उनका मोबाइल फ़ोन हैक हो गया। क्योंकि एपीके से, अब एपीके वर्क कैसे करता है इसको देखते हैं एक बार। एपीके फाइल आपने डाउनलोड किया, बैकग्राउंड में कोई उनका जो सॉफ्टवेयर था, वायरस था, जो भी उसको कह लें, वो डाउनलोड हुआ, बैकग्राउंड में वो चला, आपके फ़ोन की पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, पूरे फ़ोन का एक्सेस उनके पास चला गया। इजराइल वगैरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, रिपोर्टेड हैं, मतलब ये तो जिन पे एफआईआर हुई है सब का, कि वहाँ पे पूरा वो वर्क करते हैं, पूरा वर्क स्टेशन उन्होंने बना रखा है कि एक कंप्यूटर पे 150 मोबाइल फोन्स का एक्सेस आ गया जो पूरे हैक्ड है। आपका मोबाइल फोन हैक कर लिया किसी ने। आपका ये एग्जांपल लेते हैं, आपके पास आया आपके अंकल का मैसेज, अंकल को भी नहीं पता था, अंकल का पहले ही हैक हो रखा है। उन्होंने कहा कि मैं मृदुल जी को भी भेज देता हूँ, ये आपने डाउनलोड किया, वो डाउनलोड करके आपका फ़ोन हैक हो गया। अब आपके फ़ोन में से किसी को मैसेज भेजा जा रहा है आपके फादर को कि पापा ये देखना है, कोई ये नया डॉक्यूमेंट आया है, जबकि आपका मोबाइल फ़ोन हैक है, आपका व्हाट्सएप हैक है। आपके अकाउंट में देखा, आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, उन्होंने देखा चलो फादर को ट्राई करते हैं, फादर के अकाउंट में हो सकता है। अब आप अगर किसी फोटोग्राफ को भेजोगे अपने पापा को, तो स्वाभाविक सा है ना कि आपके पापा डाउनलोड करेंगे उसको। आपके पापा ने डाउनलोड किया, आपके फादर का फ़ोन हैक। इस तरीके के केसेस हैं और ये बहुत कॉमन है, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स को ये पता है ओटीपी लिंक कोई नहीं करता आजकल। ओटीपी कोई ओरिजिनल नहीं दे रहे हम, फेक तो क्या देंगे, तो वो लेना भी नहीं है उनको कि वैसे ही कर लेंगे हम हैक, चाहिए नहीं तुम्हारा ओटीपी हमें। तो इसलिए वो व्हाट्सएप स्कैम। अब उसमें भी क्या एक नई कहानी, आपके अकाउंट को उन्होंने चेक किया, आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, लेकिन आपका अकाउंट में पैसा नहीं होने के बाद भी उनकी असेट है वो। किसी के, मेरे साथ डिजिटल अरेस्ट किया उन्होंने, मेरे साथ 10 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ, और 10 लाख रुपए का फ्रॉड मुझे क्या चीज पता होगी, मुझे एक तो सिम कार्ड यानी मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर से मेरे पास कॉल आया, एक तो वो चीज मुझे पता है, और जिस अकाउंट में मैंने 10 लाख रुपए डाले, एक वो चीज पता है मुझे। अब फ्रॉडिस्टर बैठा है कोई थर्ड पर्सन, आपका उसने मोबाइल फोन हैक कर रखा है, आपके अकाउंट स्टेटमेंट के जो भी ओटीपीज हैं, जो भी अकाउंट के ओटीपीज हैं, वो आपकी स्क्रीन पर पॉपअप विंडो आ रहा है, वो उसको पता लग जा रहा है कि इसका ये ओटीपी है, ये है, सब कुछ, उस पूरा एक्सेस उसके पास है। अब मेरा 10 लाख रुपए उस फ्रॉडस्टर ने कहा जी आदर्श जी आपके साथ इस तरीके का वो हो गया और आपको 10 लाख रुपए यहाँ पे डालने हैं इस अकाउंट में। मैं डर के डाल दिया आपको 10 लाख रुपए। 2 दिन तक मैंने डिप्रेशन में रह लिया। मैं 2 दिन बाद पता लगा मेरे फादर को, मेरे मदर को कि बेटा क्यों परेशान हो। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे 10 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया है जी, चलो एफआईआर दर्ज कराने। हम एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं, वहाँ मेरे से पूछते हैं जी किस अकाउंट में पैसे डाले आपने। मैंने कहा जी इनके अकाउंट में डाले थे, ये अकाउंट नंबर दिया था। आपके अकाउंट पे एफआईआर हो गई क्योंकि आपका अकाउंट दिया था फ्रॉडस्टर्स ने, तो मुझे अरेस्ट होंगे, आप होंगे। अब प्रश्न ये कि फ्रॉडस्टर ने जब आपका अकाउंट दिया, 10 लाख रुपए आपके पास थे, फ्रॉडस्टर के क्या फायदा हुआ, फ्रॉडस्टर को कैसे मिले वो पैसे। अब उसकी फॉर्म चेंज करना है, उस मनी की फॉर्म चेंज करना ही उसकी असली कलाकारी है। अब वो मनी की फॉर्म कैसे चेंज करेगा, आपके ही डॉक्यूमेंट से वो एक किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके अकाउंट बनाएगा, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पे, जो फेक भी बहुत सारे हैं। क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पे आपका अकाउंट, इसके भी 10 तरीके मैं आपको बताता हूं कैसे मनी की फॉर्म चेंज हो सकती है, कि अब आपके अकाउंट में पैसे आ गए, आपके अकाउंट से कैसे निकलेंगे और बिल्कुल सेफ होकर निकलेंगे। आपके पास जो आया वो ब्लैक मनी था, अब उसके पास जो जाएगा बिल्कुल प्योर व्हाइट मनी निकल के जाएगा। वो पहला तरीका, किसी भी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पे जाएगा, वो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद उस पैसे की क्रिप्टो खरीद लेगा। अब फ्रॉडस्टर के पास क्या आई, क्रिप्टो। आपने, आपके अकाउंट से किसी पर्सन को पेमेंट होता है 10 लाख रुपए का, और वो जो क्रिप्टो वाला बंदा है जिसने क्रिप्टो बेची, वो क्रिप्टो फ्रॉडस्टर के पास चली जाती है। एक तरीका तो ये है, उस मनी की फॉर्म चेंज हो गई, क्रिप्टो में वो पैसा ले गया। दूसरा, कोई ज्वेलरी शॉप पे जाता है और ये कहता है जी ज्वेलरी खरीदनी है मेरे को, 10 लाख रुपए की ज्वेलरी दे दो, मैं पेमेंट कर रहा हूँ। उसने पेमेंट कर दिया आपके अकाउंट से, एफआईआर आप पे हो रखी है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा जी 10 लाख रुपए
आप कहोगे जी मुझे पता ही नहीं 10 लाख रुपए मेरे पास आए गए, मुझे नहीं पता। वो कहेंगे जी सर्च वारंट है, आपकी घर की तलाशी लेनी है, आपने 10 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदी है। अब आप उस लूप में पड़ गए। जबकि क्या किया था आपने, एक व्हाट्सएप पे फैमिली ग्रुप में एक अंकल जी ने आपको एक इमेज भेजी थी, बेटा इसको डाउनलोड कर, गुड मॉर्निंग हो जाएगी, सच में गुड मॉर्निंग हो जाएगी। अभी तक तो ऐसे ही बोलते हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ये होगी तेरी गुड वाली मॉर्निंग, हो गई गुड मॉर्निंग। तो इस तरीके के हैं। और फिर आपने फादर को भेजा, फादर के अकाउंट्स के साथ अलग, और वो सारी इमेजेस। और एक तो ये वाला क्राइम हो गया एपीके फाइल और ये डाउनलोड करके, फोटो डाउनलोड करके। ये तो मैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहा हूं। अगर वो चाहे तो आपके जितने भी मैसेजेस हैं, ब्लैकमेल भी आपको कर सकता है, आपके फोटोज ले सकता है वो। और अगर कोई आप अपना प्राइवेट कंटेंट रखते हैं तो फिर तो आपकी हालत खराब कर दे वो। अब ये जो गुड मॉर्निंग वाली प्रॉब्लम है, हाँ वीडियो डाउनलोड करने वाली, इमेज डाउनलोड करके फैमिली ग्रुप में भेजने वाली, हाँ ये सबसे ज्यादा जो होता है हाँ। ये करते हैं 60 प्लस जो हो गए, हाँ 50 प्लस जो लोग हो गए, हाँ उनके लिए क्या एडवाइस है ताकि वो अपने को और अपने जो फैमिली मेंबर्स उनको बचा सकें? हाँ। वो क्या ना करें, ऐसा उनको क्या ध्यान देना चाहिए? सबसे पहला काम तो ऑटो डाउनलोड ऑफ रखें, जो ऑटो डाउनलोड करके कि भाई कोई भी इमेज अपने आप डाउनलोड हो जाती है। प्लस एक नया फीचर आया है जो लगभग 8-10 दिन पहले लॉन्च हुआ है, व्हाट्सएप ने किया है। आप देखेंगे सेटिंग में जाएंगे, प्राइवेसी में जाएंगे, एडवांस करके एक आता है, तो 4 ऑप्शंस आते हैं। प्रोटेक्ट योर आईपी, स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी है उस चीज़ को लेकर, तो वो सारे ऑन रखें, जिससे ऐसी जो एपीके फाइल्स हैं, ऐसी जो फोटोज़ हैं, ऐसा जो वायरस है, वो आपके मोबाइल फ़ोन में आने की क्षमताएं बहुत कम हो जाती हैं, कैपेबिलिटी बहुत कम हो जाती है उन एप्लीकेशंस की कि आपके फ़ोन को हैक कर पाए। वैसे बड़ी ये अजीब बात नहीं है कि इतना सिक्योर्ड है व्हाट्सएप, उसके बाद भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे डेवलपर हैं इनके पास, तो फिर भी इस तरीके के स्कैम इन्हीं से सर्कुलेट हो रहे हैं। ये बहुत अजीब बात है। ताजमहल थोड़ी है कि ताजमहल बनाया और हाथ कटवा दिए। इनके जैसे लोग पैदा होना बंद थोड़ी हो जाएंगे, इनसे इंटेलिजेंट लोग भी तो पैदा हो सकते हैं। ये थोड़ी है कि मार्क जुकरबर्ग की दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी है, हो सकता है उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट फ्रॉड कर रहा हो। दाऊद इब्राहिम और ये अब्दुल तेलगी वाला, ये अरशद मेहता, ये सब ये पैदा होना बिल्कुल बंद नहीं होंगे। इनके फॉर्म चेंज हो गई, इनके तरीके बदल गए लोगों के क्राइम करने के। आप सोचो, एम्स दिल्ली पे अटैक कर दिया, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक कर दिया, सोनी पिक्चर पे अटैक कर दिया, $100 मिलियन का लॉस। और अटैक करके ऐसा कि हालत खराब करके रख दी सोनी टीवी की, तो कि मूवीज ही रिलीज नहीं करने देंगे आपको, करके दिखाइए आप, जो भी मूवी बनाओगे उसको पहले रिलीज हम करेंगे। इस तरीके का साइबर अटैक, एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। व्हाट्सएप में तो छोटा सा एक एपीके फाइल डाउनलोड करने वाली बात है ना, हो ही रहा है। इंस्टाग्राम का भी आपने न्यूज पढ़ी होगी, 3-4 दिन पहले डेटा लीक हो गया इंस्टाग्राम यूजर्स का। 16 बिलियन डेटा लीक हुआ, गूगल, एप्पल, इन सब का। और हमारे पूरे विश्व की पॉपुलेशन क्या है, 8-9 बिलियन। दुगने लोगों का डेटा लीक हो गया। क्या क्या रख रखा है इन्होंने, एलियंस का बना रखे हैं क्या अकाउंट? तो डेटा लीक तो पॉसिबल है, बग के लिए देते हैं ना, ये बग बाउंटी और इन सब के लिए देते हैं ये लोगों को पैसा। एक और जो कॉमन स्कैम मैंने देखा है, हाँ कि मम्मी को फोन लगाया हाँ नकली आवाज से, हाँ और बोला कि अरे मम्मी मैं यहाँ फंस गई हूँ और यहाँ पे मुझे पैसे देने हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया है। या लड़का फोन करता है कि मुझे पुलिस ने पकड़ लिया पापा, और ये मुझे पैसे मांग रहे हैं इतने, 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दो, इस नंबर पे डाल दो, ऐसा कर दो। तो पेरेंट्स को, मतलब माता पिता को इस चीज से बचाने के लिए आप क्या एडवाइस देंगे उनको? सबसे पहले तो अपने बच्चे को फोन कर लें। बच्चे को फोन नहीं है तो स्कूल में फोन कर लें, बच्चा अगर स्कूल में है तो। हम जिस पर्सन के लिए फोन आ रहा है ना मम्मी पापा को, वो उससे बात ही नहीं करते हैं। वो बच्चा बढ़िया क्रिकेट खेल रहा है, वो पार्टी कर रहा है, उसको ही फोन। इतना गंदे ट्रैप में हमें फंसा दिया जाता है कि हम अपने बच्चों से बात तक करना भूल जाते हैं कि उसके मोबाइल फोन पे मैं बात तो करूं, अगर स्विच ऑफ है उसका तो किसी दोस्त को फोन करके देख लूं, रुक जाऊं मैं। लेकिन ये तो ऐसा होता है ना कि वो बात तो कराते ही हैं, और वो साउंड जो है ना, जो आवाज है उसकी मैनिपुलेट करके बात तो कराते ही हैं वो, कि अरे हाँ मम्मी मैं यहाँ फंस गया हूँ। तो बड़ा लगता है। उनके मोबाइल नंबर पे फोन करो ना, उनके मोबाइल नंबर से थोड़ी ना बात करा रहे हैं। अरे
मेरे मम्मी पापा के पास फ़ोन आए, मैं अभी आज पॉडकास्ट में बैठा हूँ, मैंने बंद कर किया हुआ है अपना मोबाइल फ़ोन। मेरे मम्मी पापा के पास फ़ोन आए, जी आदर्श को हमने पकड़ लिया है और इस तरीके की आवाज़ है, सेम टू सेम आवाज़ निकाल के मेरी बना के रख दी। अब एक तो ये बात है कि मेरे मम्मी पापा उनको पैसा दे दें, जी लोग कितने पैसे चाहिए, 5 लाख, ये लो जी 5 लाख रुपए, हमारे आदर्श को छोड़ दो। एक ये बात है कि मम्मी मेरे को फ़ोन करके देखे, आज नहीं घंटे भर नहीं लग रहा है, 1.5 घंटे में नहीं लग रहा है, 2 घंटे तक वेट भी करें, मेरे किसी दोस्त को फ़ोन करके देखें कि आदर्श कहाँ गया, किसी ना किसी को तो बता के आया ही हूँ मैं, चलो मैं तो घर पे भी बता के आया हूँ। तो अब इस तरीके से कम मुझे तो फ़ोन करके देखें ना वो एक्चुअल में क्या हुआ है मेरे साथ। और ऐसे ही केसेस में पेरेंट्स के साथ लॉस होता है कि वो अपने बच्चों को ही फ़ोन नहीं कर पाते हैं और वो पैसा दे देते हैं। एक केस हुआ जिसमें क्या हुआ कि अब एक्चुअली में उनके मम्मी पापा को उनके बेटे के बारे में पता था। वो क्या थोड़ा सा आशिक मिजाजी आदमी था, उसके शौक थे, शराब शबाब अपने अपने शौक रखता था वो, और ये पेरेंट्स को पता था। तो उसके मम्मी पापा के पास, फादर के पास फ़ोन आया कि इस तरीके से आपके बेटे पर रेप चार्ज लगा हुआ है और इस पुलिस स्टेशन में हमने अरेस्ट किया हुआ है। टाइप ऑफ डिजिटल अरेस्ट, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, फादर अच्छे हैं, पैसे वाले हैं और ये सब। तो अब उसके बेटे को पता ही था कि यार ये थोड़ा सा गंदी आदतों में है ये। उनके फादर को ट्रस्ट भी हो गया कि यार मेरा बेटा है, क्या पता कर दिया हो। तो क्या सॉल्यूशन है जी, आप ऐसे करिए 3 लाख रुपए लेके आ जाइए, 3 लाख रुपए आपको जमा कराने हैं। 3 लाख रुपए अब उन्होंने अकाउंट नंबर दिए और ये सब आपको यहाँ पे जाके कैश डिपॉजिट करवाना है, CDM कराना है। 1,70,000 रुपए उनके पास कैश थे, तो उन्होंने वो जमा करा दिए और उन्होंने कहा कि मैं किसी से लेके और वो भी कराता हूँ, आप मेरे बच्चे को कुछ मत करना और इसको फ्री कर देना। जिस जगह वो 1,30,000 रुपए लेने गए, जो रिमेनिंग अमाउंट उनको पे करना था, वहां बैठ के उनका बच्चा ताश खेल रहा है। उसने कहा तेरे ऊपर तो केस हो रखा है, रेप केस। कौन सा केस, कैसा केस? मतलब किसी को फोन ही नहीं किया उन्होंने, डायरेक्ट पैसे उठाए और उसके बताए हुए अकाउंट में जमा करा दिए। तो यही है कि कम से कम जो भी है जैसा भी है, और उसी चीज को टारगेट करते हैं ये लोग। उनको पता है कि इस बच्चे की कमजोरी क्या है, उसी तरीके की बातें करते हैं। तो ये इसमें कुछ जान पहचान के लोग भी इन्वॉल्व होते होंगे, क्योंकि अगर मेरी कमी कोई जानता है, या तो वो मेरे दोस्त हैं, या मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, या कोई मेरा कॉलेज का हो सकता है, जॉब का हो सकता है, तो ऐसे भी लोग इन्वॉल्व रहते हैं क्या इसमें? मैं एक दिन में बता दूं आपकी क्या कमी है, क्या अच्छाई है। आपने सारा डेटा तो इंटरनेट पे डाल रखा है, फेसबुक को सारी चीजें पता है आपको, आपकी इंस्टाग्राम को सारी चीजें पता है, आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख के पता लगाया जा सकता है कि कौन इसका दोस्त है, क्या कमेंट करता है, कैसी बातें करता है। सब कुछ तो हमने डेटा दे रखा है। अब आपने ये देखा होगा ना कि आप जो बात करते हो वो एडवर्टाइज आ जाता है आपके यूट्यूब पे या इंस्टा पे। आपने बात की, मान के चलिए एयर कंडीशनर की, तो 1 घंटे बाद, 15 मिनट बाद यूट्यूब पे एयर कंडीशनर के ऐड आने लग जाते हैं। होता क्यों है ये? लॉजिक क्या है इसके पीछे? माइक परमिशन दे रखी है हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस को। आपको क्या लगता है जितने भी एप्लीकेशंस हम यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल फोन में, वो डेटा नहीं बेचते होंगे? मतलब आप जो बात कर रहे हो वो यूट्यूब को तो पता ही है ना। यूट्यूब ने माइक परमिशन ली, आपने जो बात की, वो एयर कंडीशनर की कंपनीज को आपका डेटा भेजा गया कि भैया पैनासोनिक वालों, LG वालों, ये वालों, वो वालों, आप आ जाओ और मृदुल जी एयर कंडीशनर खरीदना चाहते हैं, पापा से बात कर रहे हैं अपने से एयर कंडीशनर के बारे में। कौन कौन बेचना चाहता है कि सब हम बेचना चाहते हैं मृदुल जी को, इनके यूट्यूब अकाउंट पे लगाओ AC का ऐड। बिक गया ना आपका डेटा, यूट्यूब बेच ही रहा है, नहीं तो आता ही नहीं यूट्यूब पे। तो अब बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे पिकासो हुआ, कैस्टल हुआ, और जो गेमिंग एप्लीकेशंस हुए, ट्रेडिंग एप्लीकेशंस हुए जो इलीगल है, ये माइक परमिशन से लेते हैं, डेटा बेचते हैं। आप मानोगे नहीं सर, जो सिनेमा हॉल्स में जो पार्किंग है, आप बात करके देखना किसी भी पार्किंग स्टाफ से कि सर आप कितनी सैलरी है आपकी, वो कहेगा जी 10,000, 12,000, 20,000। कितना कमा लेते हो? 60-70 हज़ार हो जाता है। कैसे? जो आप नंबर जो रजिस्टर्ड में नोट कराते हो अपना गाड़ी का नंबर, एक एक नंबर 100-100 रुपए में बिकता है एक इंश्योरेंस कंपनी को।
कि ये गाड़ी एक्टिव है, इनका इंश्योरेंस है, ये यहाँ पे पार्क हुई, इनको इंश्योरेंस कराना है, और वो नंबरों की डेटा सेलिंग शुरू। और भी बहुत सारे तरीके हैं। दिल्ली इलेक्शन में, राजस्थान इलेक्शंस में इलेक्शन कैंपेन करने के लिए डेटा ऐसा आया कि उनको ये तक पता है कि आदर्श खाने का टेस्ट क्या है आदर्श का, क्योंकि उनको ये पता है जोमेटो से 30 दिन में 15 दिन ये ऑर्डर करता है, लगभग इस टाइप का खाना खाता है। खाने का टेस्ट तक उनको पता है। और फेसबुक तो ये कहता है जी हम आपके हेल्थ रिकॉर्ड भी ले रहे हैं, हम तो आपकी सारी चीजें लेंगे, हम तो ये भी बता सकते हैं कि आपके साथ इन फ्यूचर प्रॉब्लम क्या हो सकती है। और ये खुद हम प्राइवेसी पॉलिसीज और टर्म एंड कंडीशन उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ जी ठीक है, जो चाहिए वो ले लो। तो इनसे बचने का बेसिक तरीका क्या है? पहले सवाल तो ये कि जो बेसिक तरीके के स्कैम है कि घर पे कॉल चला गया या जो है फोटो डाउनलोड करी, बैंक अकाउंट में ये सब स्कैम हो गया, इनसे बचने का सबसे बेसिक तरीका क्या है? एक तो वो, और अगर स्कैम हो चुका है, पहले तो ये कि जो है बचना कैसे है, और मान लो नहीं बच पाए, अगर हो गया है। बेसिक तरीका फाइनेंशियल फ्रॉड का ये है बचने का तरीका कि जिस बैंक अकाउंट में आपका पैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइबर क्राइम की, आपका पैसा नहीं है तो साइबर क्रिमिनल आपके ऊपर टाइम भी वेस्ट नहीं करेगा। गरीब आदमियों के साथ नहीं होता ना साइबर क्राइम, अमीरों के साथ ही होता है, या जिनके पास पैसा होता है उनके साथ ही होता है। तो जिस बैंक अकाउंट में आपका पैसा रखा हुआ है, मान के चलिए 10 लाख 5 लाख रुपए आपने कमाया, सेविंग, एफडी, लॉकर वॉकर सब, उस बैंक अकाउंट में एक मोबाइल नंबर है, और वो मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है। ओटीपी उनके पास चला जाता है तो हमारे साथ स्कैम हो जाता है। तो सबसे पहली चीज की सुरक्षा किस चीज की करनी है? ओटीपी की, कि उनके पास ओटीपी नहीं जाए बस। अब ओटीपी कैसे लेते हैं? वो फोन हैक करके, लिंक पे क्लिक करवा के, एपीके भेज के, और भी 50 तरीके की चीजें। किस मोबाइल फोन में करते हैं? एंड्रॉयड में। जब इंटरनेट ही नहीं होगा तो हैक किसको करोगे? एक छोटू मोबाइल फोन जिसको सिर्फ आप तभी चालू करो जब आपको कोई भी बैंक का ट्रांजैक्शन करना है। 2 अकाउंट, एक फोन पे पेटीएम के लिए 1000 500 10 15 20 हजार रुपए, उसके लिए अलग विषय हो गया है कि वो चलो ठीक है, वो 1000 1500 10 20 हजार का ही लॉस होगा। लेकिन जिस अकाउंट में आपने मोबाइल नंबर अटैच कर रखा है, जिसमें आपने पूरा फंड रखा हुआ है, उसको तो एक छोटे ही मोबाइल फोन में लगाना चाहिए, जिससे अगर कोई भी अटैक भी हो, किसी ने सोच ही रखा है कि इसके साथ तो स्कैम करके ही मानूंगा, टारगेट सेट कर लिया, तो वो तो फोन ही हमारे साइड में है, जिसका कोई मतलब नहीं है, ना इंटरनेट से कनेक्टेड है ना कुछ है। हम बैंक जाते हैं, पैसा निकालते हैं, चेक देते हैं, कोई ओटीपी आता है, कोई कुछ भी आता है, तो उससे काम कर लेते हैं बस। और अब मान लीजिए किसी के साथ स्कैम हो चुका है, तो अब पैसा वापस कैसे आया? आपके पास ऐसे केसेस आए हैं? हाँ, आपने डील किए हैं, तो उनके बारे में बताइए। 100% आए हैं, और रिकवरी भी करवाई है, और खूब रिकवरी होती भी है। एक केस आया, शेयर मार्केट के नाम पे एक स्कैम होता है। शेयर मार्केट के नाम पे जी कैसे कि कोई व्यक्ति को इन्वेस्ट करवाया जाता है। इन्वेस्ट करने के लिए कोई एप्लीकेशन, सबसे पहले तो व्हाट्सएप पे एक बहुत खूबसूरत सी लड़की का एक मैसेज आता है कि हाँ जी मैं ये बात कर रही हूँ। धीरे धीरे बातें होती हैं, लड़का भी इंटरेस्टेड है जी कि ठीक है बहुत बढ़िया यार, बात करते हैं। फिर उसके बाद पता लगता है कि यार ये लड़की तो बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि ये मार्केटिंग की नॉलेज रखती है, शेयर मार्केट की नॉलेज रखती है, इसको दुनियादारी की नॉलेज है, इसको ये पता है कहाँ का राष्ट्रपति कब क्या करता है। ऐसी बातें करते हैं वो लोग इम्प्रेस करने के लिए। ठीक है, बात करना। और तो वो कहती है जी मैं बिजनेस करती हूँ, आप भी मेरे साथ अगर बिजनेस करना चाहें तो कर सकते हैं, दोनों मिल बांट के कमाएंगे खाएंगे। ठीक है जी, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। हजारों लाखों स्कैम है ऐसे, जो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो जो हम केस डील कर रहे हैं। इसके बाद वो पर्सन जाता है, वो पर्सन व्हाट्सएप पे के थ्रू टेलीग्राम पे लेके जाया जाता है, मूव करवाया जाता है कि इस ग्रुप में आप एक बार ज्वाइन होके समझिए आप चीज़ों को, आप ऐसी जल्दीबाजी में फैसला मत लीजिए मेरी बातों में आके। ठीक है जी मैं समझता हूँ। वो देखता है कि यार किसी पर्सन ने अपने 5000 रुपये लगाए, उसको 2 घंटे बाद 7000 रुपये मिल गए, 2000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। किसी ने 1.5 लाख लगाए, उसको 2 लाख रुपए मिल गए। ये एप्लीकेशन, उसने सोचा चलो करके देख लेते हैं। उसको पता है स्कैम हो सकता है, लेकिन फिर भी ट्राई कर लेते हैं, क्या पता सच्ची हो, क्या पता
भगवान हम पे मेहरबानी हो, क्या पता पैसा मिल ही जाए। वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता है। अब तक उसे लग रहा है यार मैं पैसा नहीं लगाऊंगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, वो देखा कि यार लोग खेल रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, 100 रुपये से ट्राई तो करता हूँ। 100 रुपये लगाए, 150 रुपये मिल भी गए उसको, बहुत बढ़िया। 150 लगाए, 200 मिल गए, 500, इस तरीके से। अब उसको लगा कि मैंने 100 रुपये से स्टार्टिंग की थी, 100 रुपये मैंने अपनी वापस निकाल लिए मैंने, फिर भी मेरे पास 10,000 रुपये और हैं। अब दोबारा 100 से स्टार्ट करता हूँ, 10,000 से, और इस तरीके से चलता रहा। लास्ट में जाके वो बिल्कुल फ्रेंडली हो जाता है उस एप्लीकेशन से। लगभग 2 महीने 3 महीने उसको उस एप्लीकेशन पे ट्रेड करते हुए हो चुके हैं। वहीं से ट्रैप शुरू होता है। अब वो लगाता है 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, क्योंकि वो हैबिचुअल हो चुका है उस चीज का कि मिलते हैं पैसे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लाख रुपए वो कमा चुका है। अब 2 लाख रुपए उसने लगाए, 4 लाख रुपए लगाए, उस एप्लीकेशन की स्क्रीन में शो भी कर रहा है कि आपके पास, आपने 1 लाख रुपए लगाए थे, आपको 1 लाख रुपए मिल गए, 2 लाख लगाए, 4 लाख हो गए। इस तरीके से आपके पास अब बैलेंस है, वो 50 लाख रुपए लगा चुका है और बैलेंस दिख रहा है 1.5 करोड़ रुपए। इस 1.5 करोड़ रुपए को अगर आप लेना चाहते हो तो आप 20 लाख रुपए और जमा कराइए। वो जमा नहीं कराता है, वो आता है, वो हम उसकी एक FIR कराते हैं कि तेरे साथ स्कैम हो चुका है, प्रॉपर स्कैम एप्लीकेशन। अब जो भी उसके पास ये पैसा आ रहा था, 1,000, 2,000, लाख, 50,000 रुपए, ये भी किसी के साथ स्कैम किया हुआ पैसा उसके अकाउंट में डाल रहे थे वो लोग। अब वो पैसा फ्रीज करवाते हैं हम लोग। फ्रीज होता है बैंक अकाउंट्स में, लगभग 44 लाख रुपीस फ्रीज होता है। उसके लिए फिर कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के वो रिकवरी हुई। रिकवरी के बाद जाके वो उसका पैसा मिला। हर केस में नहीं होता है, फर्क ये पड़ता है कि आप कितने जल्दी 1930 पे रिपोर्ट कराते हो, कितनी जल्दी कोर्ट का ऑर्डर लेके आते हो, कितनी जल्दी आप रिकवरी प्रोसेस इनिशिएट करते हो। फोन को अगर सिक्योर रखना है तो क्या क्या चीजें, कुछ चीजें, बेसिक चीजें क्या करनी चाहिए कि एक इंसान को, एक कॉमन मैन को फोन को अगर सिक्योर रखना है तो क्या करना चाहिए ताकि बहुत जल्दी तो हैक ना हो जाए? तो क्या करना चाहिए उसके लिए? अश्लील कंटेंट नहीं देखना चाहिए, एक तो सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए, है ना। और किसी भी ऐसी नई किसी भी लिंक पर, या कोई लग रहा है कि कोई जादूगरी दिखा देगी कोई लिंक, तो उस पर नहीं जाना चाहिए। लिमिटेड रहना चाहिए जी। ये ब्रह्मास्त्र है मोबाइल फ़ोन, मतलब इसका विनाश भी हो सकता है और विकास भी हो सकता है, उस तरीके की चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये कि अब स्मार्टफोन से अपने जो बैंक है जिसमें पैसा रखा हुआ है उसको दूर रखें। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके 90% चांसेस कम हो गए हैं जी कि आपके साथ साइबर अटैक होगा। 90% चांसेस है नहीं होगा अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। दूसरी चीज़, अगर कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है आपका, ऐसी पिक्चर्स नहीं है जिसका वायरल होने से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान है, तो जनरली अटैक नहीं होगा। तो क्योंकि उनको भी पता है कि आपको ब्लैकमेल किस पॉइंट पे करेंगे। फ़ोन हैक हो जाए तो ठीक है, आप भी कहोगे हो जाए तो हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके का जो चीज़ें हैं वो प्राइवेट चीज़ें प्राइवेट जगह पे ही रखें। फ़ोन का उपयोग है, आप किसी को मैसेज भेज रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे हो, और प्रोटेक्टेड सिस्टम आजकल होते हैं, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन और मल्टी फैक्टर पास की आजकल मेल ID वगैरह में बहुत कॉमन है, होने भी चाहिए सबके। और इस तरीके की चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करें, इससे बचा जा सकता है। अच्छा, एक और सच्चाई तो ये है कि किसी का भी साथ भी कुछ भी हो सकता है। आज हम इस तरीके के फ्रॉडों की बात कर रहे हैं कि आज के टाइम तक इतना है, हो सकता है 15 दिन बाद कोई नया टाइप का फ्रॉड आ जाए। नंबर सबका आना है, आपका भी आएगा, मेरा भी आएगा। बस इतना हमें पता हो कि अगर कुछ हो जाए तो लड़ना कैसे है। हमारे पास तो आदमी लड़ने के लिए ही आता है। हम तो कहते हैं जी आप हो राजा, हमें सेनापति आपके। अच्छा, पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा होने लग गया है। जो जेनजी हम लोग बोलते हैं जिनको, वो भी हो गए थोड़ा, उससे पहले भी। हाँ, मैं भी आजकल लोग, मेरी भी। हाँ, आजकल लोग अपने जो पर्सनल प्राइवेट मोमेंट्स हैं, हाँ, उनको वीडियो बनाना, फोटो खींचना, उसका उन्हें बहुत शौक है। उसके पीछे क्या पर्पस है नहीं पता है, हाँ, बट वो लोग बहुत इन चीजों को रखने लग गए हैं। और इससे ज्यादा चांसेस होते हैं कि हो सकता है उनके साथ स्कैम हो। जैसे आपने बताया, अगर आपके पास कुछ ऐसे प्राइवेट पिक्चर्स फोन में नहीं है तो चांसेस हैं कि आपके पास आपके साथ स्कैम नहीं होगा। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि वीडियो बना रहे हैं अपने पर्सनल मोमेंट का, फोटोज ले रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ, मतलब बनाओ, उनकी चॉइस है। मैं तो बट ये है कि सिक्योर रहें ज़्यादा चीज़ों को। मतलब अगर आप इस तरीके का कंटेंट अपने मोबाइल फ़ोन में रखते हैं, फैमिली
इमेजेस हैं या कोई भी किसी भी तरीके का आपके पास मटेरियल है, तो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी ऐसे एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करें जो कि आपको लग रहा है थोड़ा डाइसी सा है, इस तरीके की चीज़ें ना करें। किसी भी जैसे फेसबुक वगैरह पे भी आजकल लिंक आती रहती हैं कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये ऑफर है, उस तरीके के ऑफरों पे ध्यान ना दें। व्हाट्सएप SMS से सतर्क रहें। इस तरीके की चीज़ों का ध्यान रख के ही आप कर सकते हो काम। और तो फिर तो चैट GPT बता देगा बहुत सारी चीज़ें क्या क्या नहीं करना है। अपने पास तो वो सॉल्यूशन है, जो हो गया होने के बाद की कहानी पे बात करना है। अच्छा, वर्चुअल मर्डर और वर्चुअल रेप ये क्या चीजें हैं? वर्चुअल मर्डर, वर्चुअल रेप आजकल नई दुनिया है, नई जमाना है। और एक केस होता है 2000 यही होता है अभी 23-24 में केस हुआ। तो एक लड़की ने, इंग्लैंड की एक लड़की थी 16 साल की, उसने एक मेटावर्स की दुनिया बना ली। मेटावर्स की दुनिया का मतलब ये कि आप किसी ऐसे गेमिंग एप्लीकेशन का पार्ट हैं जहाँ पे आप पैदा हो रहे हैं, आप बड़े हो रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, आप बच्चे भी पैदा हो रहे हैं और आप बहुत बड़े आदमी भी बन गए। और एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में आप जीरो हैं, आपने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन गेम में आप राजा बाबू हैं। तो इस तरीके की गेमिंग एप्लीकेशंस आजकल चलने लगे, ब्लू व्हेल और बहुत सारी टास्क बेस्ड गेम। तो वो लड़की टास्क बेस्ड गेम खेलती है, वो लड़की बड़ी होती है, कॉलेज जाती है, उसके दोस्त बनाती है। उसी गेमिंग एप्लीकेशन में जो कोई और 4 लोग खेल रहे थे, वो लोग मिलकर उसका रेप करते हैं। और वो रेप इस तरीके से वो फील करती है कि जो गेमिंग एप्लीकेशन में जो रेप हुआ, वो उसको, उसके कैरेक्टर जो अवतार बनाया था उसका जो रेप हुआ, उसको लगा कि ये मेरे साथ रेप हो रहा है, मेरे को उस तरीके की सेंसेशंस फील हो रही है। तो इसको वर्चुअल रेप कहा गया। वर्चुअल मर्डर भी उसी तरीके की कैटेगरी है। उसकी वर्चुअल रेप की तो FIR भी हुई कि किसी गेमिंग एप्लीकेशन में आप भी खेल रहे हो, मैं भी खेल रहा हूँ, दोनों का एक कैरेक्टर है और कैरेक्टर भी ऐसा कि हम साथ में बड़ा हो रहे हैं, सब कुछ है, और 4-4 महीने से उस गेमिंग एप्लीकेशन को खेल रहे हैं, बाद में एक दूसरे का कोई मर्डर कर देता है, दैट इज वर्चुअल मर्डर। तो मतलब अगर किसी का वर्चुअल रेप और वर्चुअल मर्डर हुआ है तो ये भी मतलब इसके लिए भी प्रावधान है कानून में कि आप जो है? भारत में तो नहीं है, लेकिन इंग्लैंड की संसद में ये बहस हुई थी कि इसके लिए भी कानून बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल बच्चे घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। क्राइम भी उनका डिजिटल दुनिया में ही होना है, तो क्राइम ही डिजिटल दुनिया में हो रहा है, तो और उसी को वो फील कर रहे हैं। आजकल इतना होता नहीं है कि कोई, जैसे बहुत सारे गेमिंग एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे गेम हार जाने पे आदमी डिप्रेशन में जा रहा है कि मैं कैसे हार गया गेम, मेरा तो इतना तगड़ा था, गेमिंग की ब्लॉगिंग हो रही है, ये हो रहा है, स्ट्रीमिंग हो रही है, इस तरीके की चीज़ें। तो उनके लिए अब उस तरीके के लोगों के लिए कानून भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है जो इस तरीके का गेम खेलना और इस तरीके का शौक रखते हैं। बट उनके लिए कानून होना चाहिए कि अभी तक तो नहीं है भारत में वर्चुअल रेप के लिए, मेटावर्स की दुनिया के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन इस तरीके का कानून शायद होना चाहिए। अब AI बहुत एडवांस होता जा रहा है धीरे धीरे। भले ही काम के लिए हर कोई यूज ना कर रहा हो, लेकिन खुराफात के लिए तो बहुत लोग यूज कर रहे हो AI को। ठीक है, पहले अभी थोड़ी देर पहले वो कुछ टाइम पहले वो गिबली आया था, कहीं कुछ आ रहा है। अब मैं देख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे ऐड आते हैं उसके इंस्टाग्राम पे कि आप जो है वर्चुअली जो है किसी के साथ घूमने जा सकते हो AI के थ्रू आप मतलब मल्टीपल चीजें आप कर सकते हो, AI अपनी फैंटेसीज पूरी कर सकते हो आप AI के थ्रू। तो इस टाइम पे और होता क्या है कि उसमें भी मॉर्फ्ड पिक्चर आपकी कोई डिफेक्ट यूज कर सकता है। तो AI के टाइम में, आज के टाइम में अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? मतलब ऐसे कि मैं विक्टिम बन गया, किसी की कोई अपनी फैंटेसी पूरी कर रहा है और विक्टिम कोई और बन गया, तो क्या करना चाहिए? अपने डेटा को शेयर करना कम से कम कर दो, और जहां भी आप डेटा दे रहे हो अपना, उस प्लेटफॉर्म की आप क्रेडिबिलिटी देखो, लाइबिलिटी देखो कि अगर हमारा डेटा किसी और प्लेटफॉर्म या किसी और जगह शेयर होता है तो उसके लिए कानून क्या है। अब जैसे क्या होता है, ये गिबली हुआ या बहुत सारे एप्लीकेशंस आजकल आते रहते हैं, जो कोई वीडियो बना रहा है, कोई कार्टून बना के दे रहा है, कुछ भी, तो एक बहस छिड़ी नहीं कि साहब आप लोग, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई कि ये AI कंपनीज आपका डेटा लेने के लिए आपके कार्टून बना के दे रही है और वीडियोस बना के दे रही हैं। एक बेबी पॉडकास्ट वाला भी एक ट्रेंड आया था बीच में, बेबी पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, तो ये डेटा लेने के लिए आपका
ये करके दे रही है, इतनी मेहनत कर रही है। तो फिर कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया, ये कहा कि डेटा तो आपने पहले ही दे रखा है फेसबुक को, इंस्टाग्राम को दे रखा है, तो चैट जीपीटी को डेटा देने से क्यों डर रहे हो? उसके लिए रूल है, अगर मैं फेसबुक को अपना डेटा दे रहा हूं तो मैं उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूं कि साहब फेसबुक वाले भैया, आप किसी को ये डेटा नहीं दोगे, अगर डेटा आपने लीक किया तो मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूं। तो चैट जीपीटी कभी फेसबुक से डेटा नहीं ले सकता। चैट जीपीटी को डेटा चाहिए, इसलिए चैट जीपीटी इस तरीके के नए नए चोचले, कभी गिबली, कभी बेबी पॉडकास्ट, कभी क्या कभी क्या, कभी कार्टून बना देंगे, एआई इमेज बना देंगे, इसलिए खुद का डेटा कलेक्ट कर रहा है। अगर उसको डेटा ही लेना होता तो सबका डेटा पड़ा हुआ है, वो कहीं से भी उठा लेता, लेकिन वो नहीं, क्योंकि जीडीपीआर के कुछ रूल्स हैं वहां के। अब किसी भी तरीके का कोई भी प्लेटफॉर्म का डेटा बिना परमिशन के कोई दूसरा प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर सकता, प्लस उसमें जिसका डेटा है उसकी भी कंसेंट इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी अगर किसी के साथ से अगर ऐसा कुछ हो गया है इंसिडेंट, तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए। 100% करना चाहिए। और बहुत जल्दी ऐसे कानून भी आने वाले हैं कि एआई को रेगुलेट करने के लिए लॉ, क्योंकि ब्लेंडर है बहुत बड़ा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और बहुत जल्दी कानून, जैसे यूएस और यूके वगैरह में तो हैं, उनके रूल्स बना रखे हैं, कंपनीज को लेकर रूल्स फॉर्म कर रखे हैं। तो यहाँ पे भी उम्मीद है कि बहुत अच्छे अच्छे रूल्स और कानून आए जहाँ पे एआई को भी रेगुलेट किया जाए। अच्छा, कुछ कई सारे साइबर फ्रॉड इस तरीके से हैं कि भले ही मेरा पैसा नहीं लिया गया लेकिन मेरा अकाउंट यूज किया गया। जैसे मैं अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि जैसे वडोदरा हो गया, कई सारी जगह पे उन लोगों का सिर्फ अकाउंट यूज किया गया, उनसे कोई उनका पैसा नहीं लिया गया, कुछ नहीं किया गया, पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफर किया गया, सिर्फ प्रोसेस को लंबा बनाने के लिए। तो ऐसा कोई केस आया आपके पास कभी जिसमें बहुत लंबी ट्रेल बना दी हो, सिर्फ पेपर वर्क में बरी करने के लिए लोगों को, कि सिस्टम जो है, कानून है, वो उसी में ही जो है उलझा रह जाए कि अरे ये इसके पास जाओ, फिर इसके पास जाओ? ऐसा कुछ केस रहा कभी? नहीं, वो तो ऐसे केस तो नहीं, लेकिन उलझाने के लिए नहीं, लेकिन एक्चुअल साइबर क्रिमिनल्स बहुत आए हमारे पास। जो क्रिमिनल्स तो क्यों कहें, हम उनको अक्यूज ही कहें, क्योंकि एलिगेशन है, जिनको अरेस्ट वारंट आ रखेंगे, वकील के पास कौन आएगा? या तो वो आएगा जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, या वो आएगा जिसने फ्रॉड किया है। दो ही तरीके के लोग। पार्टी करने तो कोई हमारे पास आएगा नहीं जी, सरकारी नौकरी लग गई मेरी, वकील साहब को पार्टी दे देते, कोई मतलब ही नहीं। तो दोनों ही तरीके के लोग आने। फ्रॉड करने वाला इस तरीके से आता है जी, हमसे ये गलती हो गई और आगे से नहीं करेंगे जी आप, और ये हमारी मजबूरी थी, ऐसा ऐसा था। एक केस बताता हूँ कि एक एसएमएस जयपुर, बड़ा फेमस केस, और मैंने एक आध बार भी बोला, दोबारा मैं इस पर बताऊं कि एक व्यक्ति था, सब्जी वाला था जयपुर में, एक महेश नगर नाम की एक जगह सब्जी का ठेला लगाता था। उसकी बीबी को कैंसर हो गया। एक एसएमएस, सवाई मानसिंह एक हॉस्पिटल है जयपुर में, वहां पे इलाज करवाने के लिए वो जाता है अपनी बीबी का। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, नंबरिंग सिस्टम का सीन रहता है, आसान नहीं है कि वहां पे जल्दी से नंबर आ जाए। वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है कि वाइफ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो एक बार कुछ करते हैं यार, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके चलते हैं। जयपुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, महावीर कैंसर करके, वहाँ जाते हैं। तो कि पैसा कहाँ से आएगा जी, कितना खर्चा है? 1 लाख 1.5 लाख रुपए का खर्चा है। तो इतना है, मतलब वहाँ पे गले के कैंसर के लिए इतने में हो जाता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सस्ता भी नहीं है। तो कि क्या करें, तो कौन देगा पैसे जी? उसने कहा जी मेरा एक दोस्त है, वो आपका बैंक अकाउंट लेगा और बैंक अकाउंट के बदले पैसा दे देता है। उसने पूछा यार बैंक अकाउंट लेके क्यों देगा कोई भी पैसा? क्योंकि उसका कोई कंपनी का कोई सिस्टम रहता है, सरकार 30% चार्ज करती है उससे, तो वो क्या करता है, दूसरों के अकाउंट में वो पैसा ले लेता है और उसको भी फायदा हो जाता है, और जिसका अकाउंट वो देता है उसको भी फायदा हो जाता है, और 20 लाख तक के ट्रांजेक्शन करेगा वो। ठीक है, उसको 1.5 लाख रुपए दे दिए गए। 1.5 लाख रुपए देने के बाद वो अपनी वाइफ का इलाज करवाता है, वाइफ स्वस्थ हो जाती है, वो अपना काम धाम में लग जाता है। 1 महीने बाद बेंगलोर से पुलिस आती है और उसको अरेस्ट करके ले जाती है। अब अजीब सी बात है, अब उस केस को जब हमने देखा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो जिस व्यक्ति ने वो अकाउंट लिया था उसने किसी के साथ डिजिटल अरेस्ट किया था 2.5 करोड़ रुपए का, और उसके अकाउंट में वो 2.5 करोड़ रुपए डलवा दिए।
पहली चीज। अब वो 2.5 करोड़ रुपए का क्या हुआ? 2.5 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट किया गया गेमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अब गेमिंग के तरीके से कैसे? आप जब गेमिंग करते हो कोई भी, जैसे गेमिंग एप्लीकेशन है, उसकी 4 कैटेगरी है अकाउंट्स की। पहली कैटेगरी है डिपॉजिट अकाउंट। उसके लिए भी बैंक स्पेसिफाई है कि किस किस बैंक का ही डिपॉजिट अकाउंट खुलवाएंगे, जिसमें आप डिपॉजिट करते हो। आपने 5,000 रुपये डिपॉजिट किए कोई सी गेमिंग एप्लीकेशन में, सब लोगों ने 5,000 की बैट लगाई, 150 लोगों ने 5,000 रुपये एक डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए, बिल्कुल फ्रेश मनी की। अब जी हम बैठ के आराम से सट्टा खेलेंगे। दूसरा अकाउंट है विड्रॉल अकाउंट। अगर कोई पैसा हारा या जीता, 5,000 किया तो आपके 3,000 रहेंगे, या फिर 7,000 हो जाएंगे, 8,000 हो जाएंगे। विड्रॉल अकाउंट से पैसे को रिटर्न वापस देना। और तीसरा अकाउंट है पार्किंग, और चौथा है मिडिल। ये कैटेगरीज हैं उनके अकाउंट्स की। अब सिस्टम होते हैं कि आप उन्होंने एक अकाउंट दिया। कोई भी गेमिंग एप्लीकेशन जो खेलते हैं, गेम करते हैं, वो समझेंगे इस चीज को कि हमेशा जिस अकाउंट में आप पैसा डालते हो उस अकाउंट से पैसा आपको रिटर्न आता ही नहीं है, बिल्कुल अलग अलग अकाउंट से पैसा रिटर्न आता है। तो आपने डिपॉजिट किया 5,000 रुपये का डिपॉजिट अकाउंट में, आप 1,000 रुपये हार गए। आपने कहा कि यार अब नहीं खेल रहे, 4,000 रुपये वापस ले लेता हूं। आपको दूसरे अकाउंट से वो 4,000 रुपये वापस मिलेंगे, ठीक है। अब वो विड्रॉल अकाउंट कौन सा है? वो वही अकाउंट है जो सब्जी वाले का अकाउंट था, जिसमें 2.5 करोड़ रुपए फ्रॉड का पैसा पड़ा था। एक दिन में 2.5 करोड़ रुपए 5,000 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, 2,000 रुपए जीते हो भैया, ये लो 2,000, ये लो 5,000, ये लो 7,000। पूरा 2.5 करोड़ रुपए एक दिन में अलग, बिल्कुल। अब करो इन्वेस्टिगेट, पकड़ो गेम खेलने वाले उस 21 साल के लड़के को, लेयर 2 में है वो, लगाओ एलिगेशन। इस तरीके के केसेस। अब आपको ये दिखाना है कि उस टाइम पे हम अब हमने फिर उस केस में एफआईआर कराई उस पर्सन के, वो बाहर आया, सारी चीजें हुई, एफआईआर कराई कि साहब इस पर्सन को हमने ये अकाउंट इस पर्पज से दिया था। अब आप इस केस में सोचो, उसको पता था कि मेरी पत्नी मर सकती है, उसको नहीं पता कि इस अकाउंट में 2.5 करोड़ रुपए आएगा। उसके लिए पत्नी बचाना जरूरी था। आप होते तो आप क्या करते? पत्नी, उसने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, और उसी व्यक्ति की मजबूरी का फायदा उठाकर उस फ्रॉडस्टर ने और उसके साथ पूरा गेम प्लान किया। गेमिंग एप्लीकेशन वाले दुबई, लाओस, कंबोडिया बैठे हैं। उन्होंने उस अकाउंट को 2.5 करोड़ रुपए को विड्रॉल अकाउंट में लगा के, और ये पैसा जो अकाउंट है 2.5 करोड़ रुपए, ऑनलाइन का कोई अकाउंट 2-2 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए में बिक जाता है। वो कैश उठा लेते हैं 1.5 करोड़ रुपए, और वो पूरा लोगों में बट गया। और जो आपने 5,000 10,000 रुपए की बैटिंग की, वो बिल्कुल प्योर पैसा है, उससे वो जमीनें खरीदते हैं। इस तरीके से पूरा सिंडिकेट इनका वर्क करता है। सोशल मीडिया पे अगर कोई आपके जो है मान लीजिए कमेंट कर रहा है या कुछ है, तो सोशल मीडिया की ऐसी क्या रेगुलेशंस हैं जो आपको प्रोटेक्ट करती है? ऐसी क्या जो है चीजें हैं? रूल्स हैं, इंटरमीडिएरी रूल्स हैं। नहीं कर सकता कोई भी ऐसा डिफेमेटरी कमेंट नहीं कर सकता। अगर आपको पसंद नहीं है कि आपके बारे में कोई ऐसा कमेंट करे, तो आप उसको हटवा सकते हो, उस पर केस फाइल कर सकते हो, साइबर क्राइम का केस फाइल कर सकते हो, इंस्टाग्राम को लिख के भेज सकते हो। इंस्टाग्राम मान जाता है तो ठीक है, नहीं इंस्टाग्राम पे और एक और केस फाइल करो कि तू मान नहीं रहा हमारी बात भाई। कोई भी नई मूवी आती है और अगर मैं उसको पिकासो से या टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेता हूं, तो मेरे साथ कोई एक्शन लिया जा सकता है क्या? मुझे जेल हो सकती है? बिल्कुल जेल हो सकती है। गवर्नमेंट ने ऐसे गेमिंग ऐसे बिल्कुल जेल हो सकती है। गवर्नमेंट ने पिकासो को इलीगल करार दे दिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से गाइडलाइन आ गई। टेलीग्राम के ऐसे चैनल्स को फेक करार दे दिया, इलीगल करार दे दिया कि ऐसे एप्लीकेशंस और ऐसे चैनल्स के अगेंस्ट में कार्रवाई होगी। जो डाउनलोड करता है, जो यूज करता है, उन पे भी कार्रवाई होगी। अगर मैं टेलीग्राम से कोई कोर्स डाउनलोड कर लेता हूँ, मैं कुछ ऐसा जो प्रीमियम प्रोडक्ट है वो किसी कंपनी का जो फ्री नहीं है, वो मैं उसको टेलीग्राम से डाउनलोड करता हूँ, तो क्या वो कंपनी भी मेरे ऊपर एक्शन ले सकती है? 100% ले सकती है। उस चैनल को तो आप पता ही नहीं लगा पाओगे ना। चैनल तो वैसे ही विदेश में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। वो चैनल तो जाएगा ही जाएगा, उसका ओनर तो जेल जाएगा ही जाएगा, खरीदने वाला भी जेल जाएगा।
कुछ बड़े महंगे महंगे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एडोबी के हो गए, माइक्रोसॉफ्ट के हो गए, तो लोग क्या करते हैं, उनको पायरेटेड वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं, किसी लिंक से किसी ने फॉरवर्ड कर दिया, कहीं गूगल पे मिल गया, तो उससे भी कुछ दिक्कत हो सकती है। 100% हो सकती है। लाइसेंस की बना के रखते हैं, वो की का जनरेशन रख रहे हैं, आप उस की को बाईपास करके अपने उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, थेफ्ट की FIR करा सकते हैं आप, चीटिंग व इम्पर्सोनेशन कर सकते हैं। IT एक्ट में प्रोविजंस हैं इसके लिए, 3-3 साल तक की सजाओं का प्रावधान है। और पैसों का भी जुर्माना भी लगता है। हाँ हाँ, जुर्माना भी लगता है ना, जुर्माना तो है ही है आजकल के कानूनों में। मैं हाँ, ये भी क्राइम है। एक पर्सन अरेस्ट हुआ था, वो इसलिए अरेस्ट हुआ था कि वो एक नया एक मॉडस ऑपरेंडी उसने जनरेट की थी कि कोई आईफोन मंगाना या कोई भी प्रोडक्ट मंगाना, हेडफोन मंगाना मान के चलिए, हेडफोन मंगाना, उसका कोई ख़राब वर्जन आ गया या ख़राब हो गया उसका हेडफोन, 6 महीने बाद नया सेम क्वालिटी का सेम प्रोडक्ट ऑर्डर किया, उसके बाद पुराने वाले को रिफंड कर दिया। कंपनी एक्शन ले सकती है, उसके अकाउंट पे कंप्लेंट डाल सकती है, ब्लैक लिस्ट कर सकती है, प्लस केस भी फाइल कर सकती है, क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकती है। थैंक यू आदर्श जी, आपने आज ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जो हमारे यूथ को, जो आजकल की जो जनरेशन है, जेनजी है, जो उसको बहुत हेल्पफुल होंगी अपने आप को स्कैम से बचाने में। अगर उसके साथ स्कैम हो गया है तो वो क्या कर सकते हैं। इनसाइट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। पॉडकास्ट में आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और पहली बात तो ये, मैं भी उस जनजी वाली कैटेगरी में हूँ, 97 के बाद वाली हमारी बर्थ है, और अच्छा लगा आपके साथ बात करके भी। और मैं उम्मीद करूँगा कि जो आपकी ऑडियंस है या जो भी लोग आपके पॉडकास्ट को देखते हैं, उस परिवार का मुझे भी हिस्सा माने, और उस परिवार का, आपके यूट्यूब परिवार का मैं सदस्य बन पाया। बिल्कुल बिल्कुल, आप बन चुके हैं अब सदस्य हमारे परिवार का। थैंक यू।